जैसे कि हम लोगों ने देखा ये चीज है कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। ये जरूरी है ध्यान देना कि उपसहसंयोजक यौगिक हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को हम लोग फास्टली देख लेते हैं आराम से, ठीक है ना। अब उसमें है क्या चीजें, उस चीजों को हम लोग एक बार रिवीजन करें। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक को जानने की कोशिश किए थे। तो उपसहसंयोजक यौगिक वो होते हैं जो हम लोगों ने देखा था कि जो साधारण मतलब जो लवण होता है उसका जो साधारण अनुपात का मिश्रण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वह होता है कि जो, ठीक है ना, जो एटम और परमाणुओं के मॉलिक्यूल्स के जो समानुपाती मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है हमारा, कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जिसको हम लोग आणविक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हमारा होता है वो जिसमें उपसहसंयोजक चीज था, हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। और जो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन के बीच में थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये जो लोन पेयर है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लोन पेयर, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ये जो पास में इसका इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर होता है। अब इस लोन पेयर को कोई एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब लोन पेयर को कोई एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कॉपर का एक्सेप्ट कर लिया, कोबाल्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उसको हम लोगों ने एरो से प्रदर्शित कर रहे थे और इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? उपसहसंयोजक बॉन्ड। क्या बोल रहे थे? उपसहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड, ठीक है ना। फिर ये हम लोगों को क्लियर हो गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि उपसहसंयोजक समझा। सबसे पहले हम लोग एडिशनल कंपाउंड देखे थे, या आणविक यौगिक देखे थे, या योगात्मक कंपाउंड देखे थे, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक होता हमारा द्विक लवण और एक होता हमारा उपसहसंयोजक यौगिक होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे 2 लोग हैं, उपसहसंयोजक यौगिक और जो आणविक मतलब द्विक लवण है, जैसे कि द्विक लवण में हम लोग लिए थे पोटासियम। तो क्या पोटासियम का फार्मूला तुम लोगों को याद हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा बताओ, K2SO4 Al2SO4, ठीक है ना, Al2SO4 पे होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये हमारा क्या है? पोटासियम का क्या है? फार्मूला है, ठीक है ना। फिर इस तरह से हम लोगों ने द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक में अंतर देखा था कि हम लोगों ने जब मतलब पोटासियम को जब हम लोगों ने जल में डाला था, मतलब कोई भी द्विक लवण को अगर हम लोग जल में डालेंगे तो अपने आयनों में टूट करके अलग हो जा रहा था। किसमें अलग हो जा रहा था? ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था, अलग हो जा रहा था। और जो हमारा उपसहसंयोजक यौगिक था वो अपने आयनों में टूट करके अलग नहीं हो रहा था। किसमें? अपने आयनों में टूट करके अलग नहीं हो रहा था। इससे हम लोगों ने अंतर कर दिया कि जो टूट करके अलग हो जाएगा वो डबल साल्ट कहलाता है, या फिर द्विक लवण बोलते हैं। जो टूट करके अलग नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने इतना देखने के बाद हम लोगों ने देखा था, बहुत बेहतरीन चीज देखा था हम लोगों ने उपसहसंयोजक यौगिक का उदाहरण में हम लोगों ने ये चीज देखा था कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उसमें जो होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, 2 लोगों से मिलकर के बना होता है। किससे? हीमोग्लोबिन और किससे मिलकर के बना होता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन आयरन का मिश्रण जो है एक उपसहसंयोजक यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? उपसहसंयोजक यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। और भी हम लोग देखे थे, जैसे कि हम लोग खदान में, ठीक है ना, खदान से जो यौगिक मिलता है वो क्या होता है? उपसहसंयोजक यौगिक ही होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि संकुलों के प्रकार, मतलब उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकार। उपसहसंयोजक यौगिक के प्रकार हम लोगों ने 2 तरीके से देखा था। एक पूर्ण जटिल यौगिक था और एक क्या था? अपूर्ण यौगिक जटिल था, मतलब था। इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूर्ण डिस्कस किया है। फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ टर्मोलॉजी है उपसहसंयोजक यौगिक को पढ़ना है, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ना है तो पहले टर्मोलॉजी को सीखना जरूरी पड़ता है। अब भाई लैब में जा रहे हो तो तुमको हथियार के बारे में पता ही नहीं है, कौन कौन सा हथियार है, कौन टेस्ट ट्यूब है, कौन बर्नर है, कौन फ्लेम है, इन सब चीजों के बारे में तुमको पता ही नहीं है। तो तुम ऐसे लैब में चले जाओगे तो तुम क्या करोगे? वहां पे जाकर के कह रहा टीचर ट्यूब लेकर के आओ, टेस्ट ट्यूब लेकर के आओ, तो तुम लेकर के आ रहे हो परखनली लेकर के आ रहे हो, मतलब परखनली सेम ही चीज है, सॉरी, ठीक है ना। तुम बर्नर लेकर के आ रहे हैं तो टीचर कहेगा कि तुमको कुछ पता भी है बेसिक नॉलेज, मतलब हमको पहले किसी चीज को
जानने के लिए हमको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर कक्षा 11 में जा रहे हो तो कक्षा 10 के बारे में, 9 के बारे में, 8 के बारे में, 7 के बारे में तुमको पता होना चाहिए, तभी कक्षा 11 की चीजों को क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है ना। अब तुमको इमला लिखने आ ही नहीं रहा है और तुम कक्षा 11 में पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। अंग्रेजी को सीखने के लिए ABCD पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो सारी चीजों को हमको जानना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा था केंद्रीय धातु। ठीक है ना। फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो केंद्रीय धातु देखे थे। केंद्रीय धातु जैसे कि हम लोग लिख ले उपसर्जन यौगिक को, जैसे कि उपसर्जन यौगिक किसी को ले रहा है, जैसे कि हम लोगों ने K2, ठीक है ना, K2CD, ठीक है ना, और CN ले लेते हैं, CN4 को ले लेते हैं। ठीक है ना, CN4। ठीक है ना। ये जो हमारा साइनाइड है, ये जो हमारा बीच में तुम लोगों को दिख रहा है, ये हमारा क्या था, केंद्रीय धातु था। ये हमारा क्या था, आयनिक परिसर था, अगर आप लोगों ने देखा था। और ये जो ब्रैकेट में रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक परिसर। और ये जो हमारा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर। और ये कौन सा धातु है, केंद्रीय धातु हमारा, ये हमारा जो केंद्रीय धातु है, और ये हमारा क्या है, उपसहसंयोजक परिसर। मतलब कि जो कोष्टक के अंदर, जो बड़ा कोष्टक के अंदर रहता, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये क्या है, हमारा उपसहसंयोजक परिसर है। क्या है, उपसहसंयोजक परिसर है। ठीक है, सही सीखे आप लोग। ठीक है ना। और ये जो हमारा जो लोन पेयर को केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, क्या करता है, जो लोन पेयर को केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगेंड। फिर लीगेंड को हम लोगों ने भी उभयदंतुक लीगेंड, कौन सा लीगेंड है, उभयदंतुक लीगेंड। उभयदंतुक लीगेंड में हमारा जो है चौथा नंबर हमारा है। ठीक है ना। तो उभयदंतुक लीगेंड में हम लोग देख रहे हैं NO2। ठीक है ना। ये जो लीगेंड है, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ये जो हमारा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड बना रहा है। तो इसमें जो है हम देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है ना, नाइट्रोजन परमाणु हमारा दाता है। कौन सा परमाणु दाता है, नाइट्रोजन परमाणु दाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा परमाणु दाता है, ऑक्सीजन परमाणु दाता है। कौन सा परमाणु दाता है, ऑक्सीजन परमाणु हमारा क्या है, दाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है। बट अगर हम लोग देखें साइनाइड के केस में देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी है। ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन परमाणु जो होता है दाता का काम कर लेता है, और नाइट्रोजन परमाणु जो होता है, यहाँ पे कार्बन परमाणु हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन परमाणु। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये होता है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, ठीक है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उभयदंतुक लीगेंड में मतलब दोनों के पास ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉन देने का। अब जो है तो इसमें जो है दो दाता परमाणु है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही लोग, यही तो उभयदंतुक लीगेंड का खासियत है। तुम कहोगे सर जी दो दाता परमाणु है तो दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तब तो द्विदंतुक लीगेंड हो जाएगा, अगर तीन होते तो तीन देते तो तीन दंतुक लीगेंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये दो लोग हैं दाता परमाणु, लेकिन इनकी खासियत ये एक ही देगा, सिर्फ इस दोनों में से केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही जो देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही लोन पेयर दिया जाता है। होते तो दो लोग हैं, ऑप्शनली दो लोग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन काम कौन करेगा, सिर्फ एक ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को देगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयदंतुक लीगेंड। एक बार और समझ लेते हैं, उभयदंतुक लीगेंड वह लीगेंड है जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन कोई एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। कौन देता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, प्रदान कराता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उभयदंतुक लीगेंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम लोगों को, अगर यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया है, तो अगला टॉपिक हमारा है किलेटिंग। क्या टॉपिक है, किलेटिंग, जिसको हम लोग किलेट भी बोलते हैं या किलेटीकरण भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये सारे टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सीरीज में जो 5वां टॉपिक आता है, चौथा टॉपिक हमारा लीगेंड था, और 5वां टॉपिक जो हमारा टर्मोलॉजी में आता है जिसको हम लोग किलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। और किलेट व इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो टर्मोलॉजी आएगा, किलेट व किलेटीकरण। ठीक है ना, किलेट व किलेटीकरण। अब किलेट व किलेटीकरण में अंतर क्या होता है, मैं सिंपल सा एक बात अगर तुमको समझा दूं तो किलेट क्या होता है, सिंपल सा ये बात समझ लेना
कि रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यू नो व्हाट इज द रिंग? रिंग मतलब चैन का फॉर्मेशन होगा। मतलब यौगिक जो है साथ में मिल करके क्या कर लेंगे, चैन का निर्माण कर लेंगे, वलय का निर्माण कर लेंगे, हिंदी में बोले तो वलय, ठीक है ना। और इस वलय को ही क्या कहलाता है, किलेट कहलाता है। और इस किलेट का बनना ही क्या कहलाता है, किलेटीकरण कहलाता है। वलय का निर्माण होना, किसका निर्माण होना, वलय का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, किलेट, सॉरी, जो वलय जो बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, किलेट। और वलय बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलेटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलेटीकरण बोलते हैं। मतलब जो वलय बनेगा उसी को हम लोग किलेट बोलते हैं, और उसके बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किलेटीकरण बोलते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अगर रखें तो जैसे कि हमारे पास कॉपर +2 है, क्या है, कॉपर +2 है, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, एथिलीन डाइएमीन को ले लेते हैं। कितने लोगों को एथिलीन डाइएमीन का सूत्र याद हो गया है? तो देखो हम लोग बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं, हो गया है, ठीक है ना। तो एथिलीन डाइएमीन, जैसे कि देखो ये देखो कार्बन है, तो कार्बन हमेशा जानते हैं 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड अगर यहाँ पे बना लिया है, एक बॉन्ड अगर आगे बनाएगा तो कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, 2 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं। और जब एथिलीन डाइएमीन है तो कितने नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है टोटल, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। बहुत सही सीख रहे हो, ठीक है ना। अब जब इसका हम लोग बनाएंगे कंपाउंड तो हमको जो मिलेगा, उपसंयोजक यौगिक जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उपसंयोजक जो यौगिक मिलेगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कॉपर ले लेंगे, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है ना। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब ये 2 लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर देंगे। तो जैसे CH2, ठीक है ना, CH2, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, ठीक है ना। यही तो फायदा है, ये एक दे देगा, एक ये देगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, एक क्या हो जाएगा NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। ये देखो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये भी देगा। अब जो है ये देखो एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, वलय, ठीक है ना। और इसके ये वलय ही क्या कहलाता, किलेट कहलाता। और इसके बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलेटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलेटीकरण, ठीक है। बात समझ में आई? चलो कोई बात नहीं। अब इसका उपयोग क्या होता है, किलेटों का उपयोग देख लेते हैं। किसका, किलेटों का उपयोग। तो जो किलेटों का उपयोग होता है, पहला उपयोग हम बताएंगे कि कठोर जल को, कौन से जल को, कठोर दिल वाला जो जल होता है, मतलब बर्फ नहीं, बर्फ कठोर जल नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि कठोर जल वो होता है कि जिसमें, ठीक है ना, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ठीक है ना, इन सब आयनों का ज्यादा मात्रा में मिश्रण हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं। हम अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कठोर जल कभी बर्फ मत सोचना, ठीक है ना। हम अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ हमेशा पकड़े रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो कठोर जल जो होगा, कठोर जल को मृदु करने के लिए, ठीक है ना, मतलब क्लीन करने के लिए नहीं, उसको पीने योग्य बन जाए इस तरह से। मतलब कठोर जल जो होगा, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, तो कठोर जल कहलाएगा। उसको मृदु करेंगे, मतलब उसको कम कर देंगे। तो जब ऐसे कंपाउंड को जब हम लोग डालते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम और ये सारे चीज जो होते हैं, मोस्टली जो होते हैं, क्या कर लेते हैं, रिएक्शन करके वो यौगिक बना लेते हैं और उसको निकल जाता है। कंपाउंड एक तरह से प्यूरिफाई हो जाता है और वो जल क्या होता है, हल्का हो जाता है और वो पीने योग्य हो जाता है। सफाई उफाई कठोर जल को ही, ठीक है ना, हम लोग साफ उफ कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, मृत जल बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि लेंथेनाइड, एक्टेनाइड, ठीक है ना, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, लिखवाए हैं हम क्लास में, हम लोग क्या किए हैं, अच्छे तरीके से इस चीज को लिखे हैं, ठीक है। लेंथेनाइड, एक्टेनाइड और सारे यौगिकों को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, किलेटों का। दैट्स क्लियर, ठीक है। समरूप व असमरूप संकुल हमारा 6वां पॉइंट होगा।
7वां पॉइंट होगा, 8वां पॉइंट होगा। तो समरूप व असमरूप संकुल, ठीक है ना। तो समरूप संकुल क्या होता है, असमरूप संकुल क्या होता है। समरूप संकुल में हम लोग देखेंगे कि ऐसे लिख लेते हैं समरूप संकुल। तो जो समरूप संकुल होगा इसमें लिगेंडों की जो संख्या होगी, किसकी संख्या, लिगेंडों की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। किसकी संख्या, लिगेंडों की संख्या क्या होगी, एक समान होगी। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप संकुल बोलते हैं। कैसा संकुल बोलते हैं, समरूप संकुल बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं Cr, ठीक है ना, H2O। कितने ले लें, 6 लोग ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। प्लस क्या होता है 3, ठीक। तो जो समरूप संकुल होता है, मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं जो लीगेंड 6 के 6 लीगेंड है वो क्या है, एक समान है। 6 के 6 लीगेंड क्या है, एक समान है। ऐसे संकुल को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप संकुल बोलते हैं। और यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं असमरूप संकुल। क्या, असमरूप संकुल। तो जो असमरूप संकुल होता है इसमें जो लिगेंड होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। लिगेंड क्या नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमरूप कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्रोमियम ले लिए, क्या ले लिए, क्रोमियम। क्रोमियम के साथ साथ हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। और क्या ले लेते हैं, और क्या ले लें, H2O ले लें, चलो ले रहे हैं, तुम लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। H2O तो कितना होगा, यहाँ पे क्रोमियम में H2O 6 था तो यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया तो ये 5 होगा। और इस पे क्रोमियम पे चार्ज कितना होता है, यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितने लोग जानते थे, ठीक। तो ये जो हो गया, इसमें हम लोग देख रहे हैं लिगेंड जो है अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, असमरूप संकुल बोलते हैं। जिसमें लिगेंड एक समान होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप लिगेंड बोलते हैं, मतलब समरूप संकुल बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक केंद्रक तथा बहुकेंद्रक संकुल क्या होगा, जो एक केंद्रक संकुल होता है, कौन सा, एक केंद्रक संकुल, मतलब संकुल उपसंयोजक यौगिक से ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक होगा, मतलब कि जिसमें उदाहरण में ले ले तो Ag, ठीक है ना, सिल्वर NH2 पे होल ट्वाइस, यहां पे लिख दे क्लोरीन ले रहा है। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें जो है एक ही केंद्रक है, केंद्रीय धातु परमाणु। कौन सा, केंद्रीय धातु परमाणु एक ही है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक केंद्रक संकुल बोलते हैं। ज्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद आता है बहुकेंद्रक, कौन सा आता है, बहुकेंद्रक संकुल आता है, ठीक है ना। तो बहुकेंद्रक संकुल में अगर हम लोग देखें तो मतलब जिसमें केंद्रक ने भी बांटा था, ऐसा भी नहीं है कि लिगेंड को नहीं बांटा था, लिगेंड को भी हम लोगों ने बांटा था। और लिगेंड को आयन के आधार पर, किसके आधार पर, आयन के आधार पर लिगेंड को हम लोगों ने बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। मतलब वही आयन के आधार पर नहीं, आवेश के आधार पर, सॉरी, ठीक है ना। तो आवेश के आधार पर हम लोगों ने लिगेंड को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, अगर आपको याद होगा। एक कौन सा होता है, ऋणायनिक लिगेंड, और एक होता है धनायनिक लिगेंड, एक होता है धनायनिक लिगेंड और एक होता है ऋणायनिक लिगेंड, ठीक है ना। धनायनिक लिगेंड, ठीक है ना, ऋणायनिक लिगेंड, धनायनिक लिगेंड, और एक होता है उदासीन लिगेंड, ठीक है ना। तो ये हम लोग जैसे कि उदासीन लिगेंड में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्वा हो गया। धनायनिक लिगेंड में अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोनियम आयन हो गया, H3O+ हो गया। और ऋणायनिक लिगेंड में जैसे क्लोरीन ले लिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ओके, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड का अब हम लोग का यहाँ से टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट होता है। मतलब फिलहाल लास्ट लेक्चर में हम लोग, अरे कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि जिसके कारण वीडियो बीच में कट गया, ठीक है। फिलहाल आज के लिए, ठीक है ना। अब यहीं से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कि लिगेंड को आयन के बेस पे बांटा गया, मतलब आवेश के बेस पे बांटा गया था। और लिगेंड को एक और बेस पे बांटा गया है, वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति के बेस पर इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। अगर लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की शक्ति होगी, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है एक ही हो, ठीक है ना, मतलब एक ही रहेगा, एक ही मतलब लिगेंड रहेगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें 2 लोग रहते हैं, आगे चल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और बहुदंतुक मतलब कि जो एक ही लिगेंड जो
एक से अधिक लोन पेयर को देने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुदंतुक लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद चौथा आया था हमारा उभयदंतुक लिगेंड आया था। अब 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये लेक्चर हमारा क्या होता है, यहां से हमारा जो लिगेंडो के उपस्थिति, किसके, लिगेंडो की उपस्थिति दाता परमाणु के आधार पर, किसके परमाणु पे, दाता, दाता मतलब देने वाला, दाता का मतलब क्या होता है, देने वाला। तो देने वाला जो है लिगेंडो में उपस्थित दाता परमाणु, मतलब जो उसमें परमाणु उपस्थित होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग उसमें उपस्थित है सभी लोग इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि वाटर का अगर हम लोग फार्मूला लिख लें तो वाटर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर कभी नहीं देता है, ठीक है ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन एक क्या हमारा परमाणु है। तो एक दंतुक लिगेंड मतलब जिसमें हम सिर्फ एक ही जो परमाणु होगा इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म ही देगा, पूरा का पूरा कंपाउंड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो इसमें से उदासीन एक दंतुक लिगेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। देखो इसका कई तरह से नाम लिखा जाता है, बट हम लोग एक ही टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दंतुक थोड़ा आसान नेम है, ठीक है ना। जिसमें उदासीन में जैसे कि H2O में हम लोग जानते हैं कि वाटर ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास लोन पेयर रह जाता है, और ये जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या होती है, क्षमता होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा, ठीक है ना, एक्वा। अंग्रेजी में जो एक्वा शब्द है, एक्वा का मतलब हम लोग वाटर से रिलेटेड करते हैं, क्या, एक्वामैन। आप लोगों ने मूवी देखा होगा एक्वामैन, ठीक है ना, जल वाला आदमी, ठीक है ना। तो H2O जो होता है ये एक्वा से रिलेटेड करता है, किससे रिलेटेड करता है, एक्वा। तो ये एक तरह से उदासीन है और ये एक दंतुक लिगेंड है। और दूसरा एग्जांपल हमारा, ठीक है ना, NH3 को कौन नहीं जानता, ये हमारा क्या है, एमीन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेवरल एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है ना, और हमने लिखवाया भी है। जैसे कि CO मतलब क्या होता है, कार्बोनिल, क्या होता है, कार्बोनिल, ठीक है ना। और जैसे कि हमारा होता है, ठीक है ना, यन्नो से हमारा क्या हो जाता है, जरा बताओ, नाइट्रोसिल, क्या होता है, नाइट्रोसिल, ठीक है ना। तो ये जो हमारा नाइट्रोसिल होता है ये सब हमारे क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। अब इसमें ऋणायनिक में देख लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा बताओ, फ्लोरिडो, क्या बोलते हैं, फ्लोरिडो, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा क्लोरीन आता है, तो देखो जिसमें भी लगभग जितने भी ऋणायनिक होते हैं उसमें 2 शब्द लगा दिया जाता है, ईडो शब्द लगा दिया जाता है, जिसमें हम लोग जैसे कि फ्लोरिडो, क्लोरिडो, क्या होता है, क्लोरिडो। इस तरीके से हम लोग टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि SO4 पे -2 लगा रहे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फेटो, क्या नाम बोलेंगे, सल्फेटो, ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा, सल्फेटो। और जैसे कि Br पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीडो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ब्रोमीडो। और जैसे कि इस तरह से हम लोग जैसे कि अमोनिया पे अगर मान लो लग जा रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, एमीडो, क्या बोलते हैं, एमीडो, ठीक। और जैसे कि हमारा देखो SCN, अगर तुम लोगों को याद होगा, थायोसाइनेट, ये एक तरह से क्या है, थायोसाइनेट। और ये हम पढ़ाए थे पार्ट 2 केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है ना। अब बहुत बढ़िया चीज है ये थायो, ठीक है ना, हम ध्यान देंगे। थायोसाइनेट ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, जो चीज अभी हम ऑनलाइन पढ़ाए नहीं है उस चीज के बारे में क्या बताएं, ठीक है। तो थायोसाइनेट की अगर हम लोग बात करें तो थायोसाइनेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो, क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, ठीक है ना, थायोसाइनेटो। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, थायोसाइनेटो। इस तरह से हमारे ऋणायनिक लिगेंड है, बहुत सारे लिगेंड है, ठीक है ना, बहुत सारे लिगेंड है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कि हमारा धनायनिक लिगेंड हो जा रहा है, NO+ हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रीसीलियम बोलते जाए, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम, क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसीलियम, ठीक है ना, नाइट्रोसीलियम हो जाएगा। और जैसे कि हमारा एग्जांपल है NH2, ठीक है ना, NH2। और क्या होता है जरा बोलना, NH3, ठीक है ना, प्लस। तो ये देखो 2 कंपाउंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो, क्या होंगे, एक से अधिक होंगे। जैसे कि एल्युमिनियम एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम, ठीक है ना, प्लेटिनम, और ये हो जाता है Cl2, ठीक है ना। और ले लेते हैं NH3 पे होल 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, कोष्टक लगा दिए, ठीक है ना।
इसके बाद एक कोष्टक और हमारे पास है, पीटी ले ले रहे हैं, ठीक है ना, और क्या ले ले रहे हैं, Cl4 ले ले रहे हैं, ठीक है ना, पीटी और क्या ले ले रहे हैं, Cl4। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेटिनम दो है और ये टोटल एक ही है, ये टोटल जो है हमारा एक ही है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 से 2 केंद्रक हो गए, जिसमें 1 से 2 केंद्रक होंगे तो उसको द्विकेंद्रक नहीं बोला जाता, बहुकेंद्रक बोला जाता। मतलब दो ही कंसेप्ट है, अगर एक केंद्रक होगा तो एक, अगर एक से अधिक होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, बहुकेंद्रक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बहुकेंद्रक, यही हमारे लिए कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है उपसहसंयोजक बहुफलक। क्या आता है, उपसहसंयोजक बहुफलक, मतलब कि ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें क्या होगा कि उपसहसंयोजक बहुफलक, मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जो उपसहसंयोजक में, बहुफलक में हम लोग ने बोला है कि ऐसे ही यौगिक होंगे जिसकी त्रिविमी व्यवस्था होगी। क्या होगी, त्रिविमी व्यवस्था होगी। त्रिविमी व्यवस्था मतलब उसके पास कोई आकृति होगी, जैसे कि चतुष्फल की आकृति हो गई, वर्गाकार आकृति हो गई, अष्टफल की आकृति हो गई। ये जो आकृतियां होती हैं ये डिनोट करती हैं कि ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है ये कैसा है, त्रिविमी है। कैसा है, त्रिविमी है। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल हम लोग दें, अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, एम, ठीक है ना, एम है, और यहाँ पे हम लोग एल लिख दें, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख दें, सॉरी यहाँ पे एल लिखें, ठीक है ना, एल, यहाँ पे भी क्या लिख दें, एल, ठीक है ना। तो और एक यहाँ पे, ये थोड़ा सा दूर माना जाता है इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो यौगिक हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और ये कोई ऐसा यौगिक नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी, ठीक है ना। ये हमारा कैसा होता है, चतुष्फलकी। तो हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, तो एक ऐसा यौगिक हो जाएगा चतुष्फलकी। और दूसरा अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है ना, दूसरा जो हमारा है वो हमारा होता है वर्गाकार, ठीक है ना। तो ये जो वर्गाकार हो जाता है यहाँ पे, मतलब एल जो होगा हमारा लिगेंड है, एम जो है हमारा, ठीक है ना, मेटल है जिसको हम लोग केंद्रीय धातु बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, वर्गाकार। तो ये त्रिविमी व्यवस्था है। कैसी है, तीनों बीमा। तीनों बीमा का मतलब हो गया एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो। कैसे डायरेक्शन में हो, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। जैसे कि हम इस इंक की ही बात कर लेते हैं, तो ये इंक जो है ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में। तो देखो एक हमारा हो गया चतुष्फलकी और ये हमारा हो गया वर्गाकार, और एक हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सामने अष्टफलकी। तो एम है, लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है। तो ये वर्गाकार होता है, और वर्गाकार में एक नीचे आ जाता है और एक ऊपर आ जाता है, प्लेन के ऊपर और नीचे। तो ये कैसा बन जाता है, वर्गाकार बन जाता है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे होता है, और एक कैसे होता है, में भी ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों बनता है, ये जो दोनों बनता है, मतलब ये ऐसे है, ये है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये अष्टफलकी स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। कैसा स्ट्रक्चर, अष्टफलकी, ठीक है ना। एंड ये हमारा क्या हो जाता है, अष्टफलकी। तो हम लोगों ने क्या देखा, समरूप लिगेंड, मतलब जिसमें क्या होंगे लिगेंड, मतलब समरूप संकुल व संकुल होता है जिसमें लिगेंडों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है, ठीक है ना। तो मतलब जिसमें लिगेंडों की संख्या क्या होती है, एक समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप संकुल बोलते हैं। जिसमें लिगेंडों की संख्या एक समान नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमरूप, मतलब सॉरी, जिसमें लिगेंडो एक से अधिक मतलब लिगेंड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमरूप संकुल बोलते हैं, ठीक है ना। एक केंद्रक तथा बहुकेंद्रक संकुल, मतलब जिसमें लिगेंड में ऐसे संकुल, मतलब ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिसमें केंद्रक धातु एक ही होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक केंद्रक संकुल बोलते हैं। जिसमें ढेर सारे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा 2 केंद्रक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रक संकुल। उपसंयोजक यौगिक बहुफलक में त्रिविमी, तो एक चतुष्फलकी बन गया, एक वर्गाकार बन गया, और एक क्या बन गया, अष्टफलकी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टफलकी, ठीक है ना, संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टफलकी संकुल बोलते हैं, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। अब आगे हम लोगों का, अब जो है हमारा आगे जो हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, या फिर हम लोग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं समावयन संख्या, ठीक है ना। तो समावयन संख्या को अगर हम लोग ज्यादा देखो, जैसे कि जितने लोगों ने ज्यादा पढ़ लिया है उसकी बात अलग है,
जितने लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा है वो ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी ना करें। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही सिर्फ पढ़ें, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही सिर्फ अगर वो याद कर लें तो उनका, हमें पूरा दावा के साथ कह रहा हूं 90% पेपर उनका सॉल्व हो जाएगा। मतलब 90% वो क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। मैं जितना बता रहा हूं उतना टॉपिक, जैसे कि एक दंतुक, बहुदंतुक, ठीक है ना, उदासीन, ठीक है ना, ये सब जो लीगेंड के बारे में बताया हूं, ये सब बहुत ज्यादा हमें आगे चल करके उपसर्ग संयोजक संख्या में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व होने वाले हैं। देखने जा रहे हैं उपसर्ग संयोजक संख्या। क्या देखने जा रहे हैं? उपसर्ग संयोजक संख्या, तो जिसको हम लोग बोलते हैं समावैन्य संख्या। तो जैसे कि इसमें क्या है उपसर्ग संयोजक संख्या या समावैन्य संख्या, अगर हमको निकालना है तो एक ही फार्मूला हमको याद रखने की जरूरत है, और ये फार्मूला ये है, और हमेशा यही, लिगेंडो की दंतुकता। दंतुकता मतलब एक दंतुक, द्वि दंतुक, बहुदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, कौन सा दंतुक है, हम लोग क्या लिखेंगे, दंतुकता को लिखेंगे, ठीक है ना, दंतुकता को लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे, लिगेंडो की संख्या। क्या कर देंगे, लिगेंडो की संख्या, ठीक है ना। लिगेंड मतलब कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 7 लिगेंड है। जैसे क्रोमियम में हम क्रोमियम के साथ देख रहे थे, वाटर था तो 6 वाटर था, तो लिगेंडो की क्या हो जाएगी, संख्या। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया कोबाल्ट और Br ले लिया, ठीक है ना, ब्रोमियम, ठीक है ना, और NH2 पे हम लोग क्या ले रहे हैं, होल थ्राइस ले रहे हैं, 5 है, 5 ले रहे हैं, ठीक है ना, और SO क्या ले रहे हैं, SO4 ले रहे हैं, ठीक। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिगेंडो की दंतुकता। मतलब लिगेंड की दंतुकता अमोनिया है तो ये एक दंतुक लिगेंड है, और ये भी कौन सा है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन भी क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, जो कि एग्जांपल में हम लोगों ने लिखा भी था, एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है ना। तो अब एक दंतुक अगर ये लिगेंड है तो मतलब एक दंतुकता हो गई, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल टू करके लिख देंगे एक, चलो ठीक है, गुणे लिगेंडो की संख्या कितनी है, लिगेंडो की संख्या कितनी है जरा बताना, 6। देखो 5 यहाँ पे है, NH3 1 है, और इसी को 5 बार किया गया, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 6, खत्म। उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 6। सिंपल सा काम करना, यही फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। उपसर्ग संयोजक संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिंपल सा बात करना है यही। अगर आपने ध्यान से शुरू से पढ़ा होगा तो लिगेंडो की दंतुकता, एक दंतुक, द्वि दंतुक, बहुदंतुक, और लिगेंडो की संख्या कितनी है, बस उसी को दोनों को गुणा करवा देंगे, हमको क्या मिल जाएगी, उपसर्ग संयोजक संख्या या समावैन संख्या। इसी को सब लोग बहुत लंबा चढ़ा बढ़ा करके बोलते हैं, लेकिन हम चढ़ा बढ़ा के बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं, और एग्जाम्पल अगर तुम लोगों के दिमाग में है तो उसके लिगेंडो की दंतुकता को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल को ले रहे हैं, जैसे कि कॉपर है हमारे पास, ठीक है ना, और NH3 है, ठीक है ना। NH3 पे अगर हम लोग देखें तो 4 है, और इंटू क्या है, SO4 है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है, नहीं चल रहा है क्या जी, ठीक है ना, ये जो हमारा है, ठीक है ना, मार्कर खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या है, SO4 है, ठीक है ना। तो अगर हमको देखना है तो इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है ना, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। मतलब जो भी लेना देना है लिगेंडो की दंतुकता, यहाँ पे भी एक दंतुक लिगेंड है, और लिगेंडो की संख्या कितनी है, 4। तो हम लोग सिंपल सी कह सकते हैं समावैन्य संख्या जो हो जाएगी, समावैन्य संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4। लिगेंडो की दंतुकता क्या है, एक दंतुक लिगेंड है ये, ठीक है ना, और लिगेंडो की संख्या कितनी है, 4, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 4। तो समावैन्य संख्या या उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है ना। इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे संकुल का अणु या आयन पर आवेश। हम तुम लोगों को यहाँ पे एक ही फार्मूला बताना चाहते हैं। फार्मूला ये है कि जो ये आवेश होता है, इस पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मतलब कि आयनों पर आवेश बराबर हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा जितने भी कंपाउंड है, जितने भी क्या है हमारे पास आयन या फिर अवयवी कण उपस्थित हैं, अवयवी कणों का आवेश, कणों के आवेश का योग, ठीक है ना, ये आयन पर आवेश के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं आयरन, ठीक है ना, आयरन की अगर हम लोग बात करें
या फिर हम लोग बात करें, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आयरन पर जो आवेश अगर हम लोग मोस्टली देखेंगे तो +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग निकालना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीख लेते हैं? धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमको क्लियर हो जाएगा कि संकुल अणु या आयन पर आवेश कैसे निकाला जा सके। तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अगर हमको निकालना है तो फार्मूला लिखना है, ठीक है ना, ठीक है ना, धातु की, ठीक है ना, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को अगर हमको निकालना है तो हम लोग लिख सकते। अब देखो संकुल अणु या आयन पर जो आवेश होते हैं FeCN6 पे -4 है। मतलब कि हम लोग देखना चाहते हैं कि संकुल अणु या आयनों पर आवेश क्या है। ये जो आवेश क्या होता है, तो अवयवी कणों के आवेश के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें जितने भी अवयवी कण है उनके आवेश के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, हाइड्रोजीनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम। कितने लोगों को पता था? हाइड्रोजीनियम, ठीक है। और जैसे कि हमारा हो जाता है H3O+, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। मैं इसको दोनों इस जगह पे लिखवाता हूँ क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाइड्रोजीनियम में अंतर नहीं जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम, ठीक है ना। ईयम शब्द लग जाता है, ठीक है ना, धनायनिक में, और ईडो शब्द लग जाता है लिगेंड में, और ये सिर्फ सिंपली इसका नाम रहता है। कुछ नाम इसके चेंज रहते हैं, जैसे एमीन ओमीन सब वैसे सारे एक जनरल नेम है, लेकिन एक्वा सब ये होते हैं, कुछ विशेष नाम लग जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। अब द्विधांतरिक लिगेंड में ईएन मैं बताया था। ईएन तुम लोगों को याद होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, ध्यान देना, एथिलीन डाइएमीन। देखो कई बार टर्मोलॉजी में तुम पढ़ोगे तो ईएन शब्द भी तुमको देखने के लिए मिलता है, और ईएन का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। क्या नाम होता है? एथिलीन डाइएमीन। क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। ईएन का मतलब होता है, इसे इथिलीन डाइएमीन हो जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्मोलॉजी एग्जांपल है CH2NH, बोलो NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास सिर्फ यही कैपेबिलिटी होती है कि वो 3 बॉन्ड बनाएगा। चौथा बॉन्ड जब भी बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 बॉन्ड तो हमेशा 3 बॉन्ड जब भी वो बनाएगा, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन में हम लोगों को 3 बॉन्ड हमेशा बनाएगा, और वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? सहसंयोजी बॉन्ड। बस सहसंयोजी बॉन्ड। 3 बॉन्ड कौन सा था? सहसंयोजी। और एक बॉन्ड अगर कभी गलती से भी बनाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो CH2 और एक यहाँ पे और है, तो जरा तुम आप लोग ध्यान से देख गए होंगे ये सब चीजों कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देने की कैपेबिलिटी होती है किसकी? एथिलीन डाइएमीन। किसकी? एथिलीन डाइएमीन की दोनों लोन पेयर देने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विधांतरिक लिगेंड बोलते हैं। कौन सा? द्विधांतरिक लिगेंड बोलते हैं। एक शब्द और तुम लोगों के सामने आया होगा, ठीक है ना, DMS, ठीक है ना, तुम लोगों के शॉर्ट फॉर्म में आया होगा DMS, ठीक है ना। तो DMS का अगर हम लोग एग्जांपल लिखें तो CH3, ठीक है ना, CH3, ठीक है ना। अब ये जो CH3 हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं लिखेंगे C और C, यहाँ पे कार्बन हो गया, और डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होता ही है, ठीक है ना। प्लस एक ऑक्सीजन पे पास -4 लग जाता है, और ऑक्सीजन पे पास, मतलब माइनस लगने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन रख लिया है और एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या बनाता है? DMS जो होता है ये क्या बना। अब तुम लोग सोच रहे हो सर जी DMS को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डाइमेथिल ग्लाई। क्या बोलते हैं? डाइमेथिल ग्लाई, हो गया, ऑक्सीन। क्या बोलते हैं? डाइमेथिल ग्लाई ऑक्सीन। क्या बोला था? ऑक्सीन, ठीक है ना। डाइमेथिल ग्लाई ऑक्सीन, बहुत सही, ठीक है ना। तो डाइमेथिल मतलब इसमें 2 मेथिल है, ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाई ऑक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाई ऑक्सीन। नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। ये दूसरा एग्जांपल और ये पहला एग्जांपल है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल है, ठीक है ना।
तो हम लोगों ने बहुदंतुक लिगेंड है हमारा, ये भौतिक बहुदंतुक लिगेंड में हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी, समय का कंजप्शन ना हो इसीलिए हम लोगों ने एग्जांपल पहले लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में समय लगता है। तो देखो ये जो लिगेंड है, एक लिगेंड, एक यहाँ पे लोन पेयर, ये देखो तीन तीन लोन पेयर दे सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला था, त्रिदंतुक बोला जाता है। और इसमें देखें अगर एक यहाँ पे है, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे जरा बताओ। ये त्रिदंतुक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, चतुष्दंतुक लिगेंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है 2, ठीक है ना, और इसके पास भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, तो मिला जुला करके ये टोटल पंचदंतुक लिगेंड होते हैं। देखो 1 2, ठीक है ना, 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, सॉरी 1 2 3 4 और एक यहाँ पे है 5, ठीक है ना। तो ये और ये और ये, इसमें से जो ये पांचों हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचदंतुक लिगेंड बोलते हैं। नाम देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई, ठीक है ना, डाई एथिलीन, क्या है, डाई एथिलीन, ठीक है ना। और इसमें कितने हैं, 3 एमीन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई एमीन बोलेंगे। 3 एमीन है तो क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन। इसमें 4 एमीन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलीन, एथिलीन, ठीक है ना, ट्राई एथिलीन, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा एमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन, ठीक है ना। और ये हमारा हो जाएगा एथिलीन डाई, क्या हो जाएगा, एथी, ठीक है ना, लीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो, ठीक है ना, ठीक है ना, ट्राई क्या हो जाएगा, एसीटेटो। तो ये हमारा क्या है, बहुदंतुक लिगेंड है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये त्रिदंतुक है, ये चतुष्दंतुक है, ये पंचदंतुक है। तो ये जितने भी आवाज आएंगे इसके बाद, द्विदंतुक के बाद जितने भी आएंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो ये सब जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। कौन सा लिगेंड कहलाते हैं, बहुदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों का, ठीक है, मोस्टली Fe क्या होता है, +2 के रूप में होता है। और साइनाइड क्या होता है, -1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, -1। कितने, 6 लोग हैं, ठीक है ना। ये इसके लिए है, इक्वल टू, तो अगर हम लोग योग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग योग किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -6, क्या आ जाएगा, -6, तो -6। तो मोस्टली आयन पर जो आवेश होते हैं, मतलब हमेशा या अधिकांश संख्या में देखा जाता है, जो आयन पर जो आवेश होता है इसके आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो -4 -4, ठीक है। अब धातु की ऑक्सीकरण अगर अवस्था निकालना है तो एक फार्मूला हम लोग अपने दिमाग में नोटिस करते हैं। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस कोष्टक में देखेंगे आवेशित लिगेंड, क्या देखेंगे, आवेशित लिगेंडों की संख्या, मतलब कितने लिगेंड हैं, इनटू हम लोग क्या कर देंगे, लिगेंडों पर आवेश, लिगेंडों पर आवेश, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। और बराबर होगा, बराबर, ठीक है ना, हम लोग कर देंगे संकुल, संकुल पर क्या कर देंगे, संकुल पर कुल आवेश। तो सबसे पहले हम लोग संकुल पे आवेश यहां से निकाल लेंगे या देख लेंगे इस पे संकुल पे आवेश कितना है, ठीक है ना। उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, मतलब कि जो हमारा, मान लो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, पीटी, ठीक है ना, एथिलीन डाई एमीन। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, अब उतना बड़ा कौन लिखने जाएगा, तो एथिलीन क्या हो जाएगा, डाई एमीन, ठीक है ना। बड़े बड़े यौगिक को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है Cl2। अब हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम लोग निकालें, तो ऑक्सीकरण अवस्था हम लोगों को निकालने के लिए, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमको निकालना है अगर, तो ध्यान देंगे हम लोगों ने लिखा है कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था
को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। चलो एक्स मान लिया, प्लस आवेशित लिगेंडों की संख्या, मतलब इसमें जो आवेशित लिगेंड है उसकी संख्या क्या है। तो जैसे कि हमारा एथिलीन जो डाई एमीन है ये उदासीन है, ये क्या है, उदासीन है। तो हम लोग 0 करके इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हैं, ठीक है ना, क्लोरीन पे -1 होता है। कितना होता है क्लोरीन पे, -1 होता है। तो लिख लेते हैं -1 इंटू क्या कर लेते हैं, कितनी की संख्या है, 2 का, ठीक है ना, इक्वल टू संकुल पर कुल आवेश, संकुल पे कुल आवेश कितना है, ठीक है ना, संकुल पे कुल आवेश जो था हमारे क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है ना, संकुल पे आवेश जो है 0 है, क्योंकि इस पे कोई आवेश नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं दिया है इस पे आवेश, ठीक है ना। तो संकुल पे जो कुल आवेश है वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 0 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 0। अगर दिया रहेगा संकुल पे, तो यहीं पे दिया रहेगा आवेश, जब नहीं दिया है तो मतलब इस पे आवेश नहीं है, तो संकुल पे आवेश क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा +2। मतलब कि जो हमारा प्लेटिनम है इस पे कितना आवेश आ रहा है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +2। मतलब हमेशा हमको ध्यान देना, अगर उदासीन लिगेंड है तो यहाँ पे क्या रखना है, 0, क्या कर देंगे 0। अगर तो ऋण आयनिक लिगेंड है तो देख लेंगे, एक दंतुक है तो -1 लिखेंगे, 2 दंतुक है तो 2 लिखेंगे, 3 दंतुक है तो 3 लिखेंगे, ठीक है ना। और जितने की संख्या में है मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू इस पे जो चार्ज होगा उस पे हम लोग क्या, उसको हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार देखो, तो इस प्रकार हम लोगों ने, ठीक है ना, 2 चीजों को देखा। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, बताने के लिए 11-12 पूरा चीजें थी जिसमें टीचरों ने समझाया, बताया, बच्चों ने देखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो था हमारा मोस्टली कंसेप्ट यही था कि संकुल पर आयन, तो जितना भी इसमें टोटल आयन उपस्थित है उनका योग कर दो, तुमको इस पे जो चार्ज है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम लोग चार्ज ऐसे ही पता कर सकते हैं, जितने भी हैं सभी को योग कर दो, हमको चार्ज क्या होगा पता चल जाएगा। प्लेटिनम पे +2 होता है और क्लोरीन पे क्या होता है -2। ये सब जानने के लिए तुमको पीआई टेबल मोस्टली याद करवाया जाता है 11th में, और ये ऑक्सीकरण अवस्था वहां पे निकालना सिखाया जाता है। यहाँ पे मैं सेपरेट वीडियो 11th का बना सकता हूँ और मैं बना दूंगा ऑक्सीकरण अवस्था के लिए। अभी के लिए हमारा इतना ही अगर याद रखो तो इसमें तुम्हारा काम क्या होगा, निपट जाएगा और चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था को x माना जाता है। लिगेंडो की संख्या कितने हैं, लिगेंडो पर आवेश कितना है, इक्वल टू क्या कर देते हैं, संकुल पर कुल आवेश। संकुल पे आवेश यहाँ पे 0 था, अगर दिया होता तो क्वेश्चन दिया होता। तो बच्चों हम लोग पेपर हो या ना हो, या लॉकडाउन लगे या कोविड लगे, हमको ध्यान इस चीज को देना है पढ़ाई पे। क्योंकि देखो जो रेस के घोड़े होते हैं ना, वो लंबी चीज के लिए बने होते हैं, और तुम लोग रेस के घोड़े हो। तुम लोगों को कोविड का है, बोर्ड का पेपर क्या रहेगा, तुम लोगों को अच्छे लेवल अगर पढ़ाई करना है, अच्छे लेवल जाना है, तो तुम लोगों को बोर्ड के पेपर के लिए ना पढ़ो, हमेशा अपने दिमाग में रखने के लिए पढ़ो, उसको अपना पैशन बना लो, बेहतरीन ढंग से काम करो, जिससे तुमको क्या होगा, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। अगर तुम इस चीजों को रियल लाइफ में जोड़ करके देखो तो तुमको संकुल यौगिक कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। जैसे कि हम लोग तुमको एग्जाम्पल बताए हैं कि जैसे कि जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, आरबीसी में अगर हम लोग रेड ब्लड कार्पोसेल्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स में आयरन और प्लस हीमोग्लोबिन का क्या होता है, जुड़ने से क्या बनता है, हमारा रेड ब्लड कार्पोसेल्स और हीमोग्लोबिन जुड़ने से हमारा उपसंयोजक यौगिक बनता है। अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में आज याद आ जाए कि उपसंयोजक यौगिक क्या होता है, तो तुरंत अपना दिमाग दौड़ाना, सर जी खून, ठीक है ना, जैसे लोहे को काटता है, ठीक है ना। तो जो ब्लड है हमारा आरबीसी, जो हमारा एक तरह से उपसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना। और ये उपसंयोजक यौगिक, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन है हमारे लाइफ में। जैसे कि कठोर जल को मृदु करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जमीन से अगर हम लोग एल्युमिनियम निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उपसंयोजक यौगिकों के द्वारा क्या किया जाता है, हम लोग अलग से सेपरेट में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों ये तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह ना देखा करो, उसके अपने लाइफ से जोड़ो, अपने जीवन से जोड़ो, अपने
समय से जोड़ो। तुम केमिस्ट्री नहीं अपने जीवन को लेकर के चलने लगोगे और कहोगे सर वाह क्या मजा आ रहा है पढ़ाई में। पहले हमको भी ऐसा होता था कि हमको भी नहीं समझ में आता था चीजें, लेकिन हम क्या किए, इसको अपना पैशन बनाए, अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किए और बहुत ज्यादा ध्यान दिए, जिससे हमको सारी चीजें बहुत सुबह पर। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली हमारा कमांड है, हम फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, हम केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हम बायो भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लें तो नेट जीआरएफ के लिए आपको एक सिमिलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। एक जो पीएचडी करने वाला टीचर होता है या व्यक्ति होता है, उसको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होना चाहिए, मल्टी सब्जेक्ट के। हिंदी भी जानता, हमारे एक टीचर हैं वो मल्टी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, मतलब वो नेट जीआरएफ क्वालिफाई किए मल्टी सब्जेक्ट के बारे में। ये मायने नहीं रखता है कि सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ा सकते, बेटर नहीं समझा सकते, लेकिन हमारे दिमाग में मानसिकता बन गई है कि हमको फिजिक्स वाला टीचर फिजिक्स ही समझाएगा, केमिस्ट्री वाला टीचर केमिस्ट्री ही समझा सकता है, कोई एक टीचर डबल सब्जेक्ट समझा सकता है। अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो बेटर समझा सकते हैं। हर एक टीचर, बस मौका मिलना चाहिए टीचरों को। टीचर कुछ भी कर सकता है, बस उसके टीचरों के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है टीचर कितना बढ़िया बनेगा। अगर टीचर बच्चा पढ़ रहा है और टीचर उतना ज्यादा पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर खुश हो जाता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको सोचेगा और तेज किया जाए, और तेज किया जाए। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो टीचर भी वहां पे ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे नहीं मैं कह रहा हूँ पूरा टीचर ही, बच्चों पे ही फोकस करना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ा के भेज रहे हैं, ठूस ठूस करके ब्रह्मा जी आकर के उसको पढ़ा रहे हैं, वो घुमक्कड़ है तो कितना पढ़ लेगा। सरस्वती जी आकर के उसको बुद्धि दे रही हैं, घुमक्कड़ है, कितना ही बुद्धि ले लेगा अपने दिमाग में, जाकर के उंगड़ैया करेगा। तो चाहे ब्रह्मा आ जाए, ठीक है ना, हम कभी भी पढ़ रहे थे तो हमको एक कंसेप्ट अगर देखा जाए, हमको एक टीचर आए और उन्होंने समझाया और उन्होंने बताया कि देखो बच्चों, ठीक है ना, जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है ना, कि ये बताओ तुम हमको ये जरा बताओ कि तुम्हारी जो लाइफ का एक टॉपिक मैं बता रहा हूं कि अगर तुम डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए तो जरा तुम बताओ तुम अपने टीचर को कितना % अपना योगदान मानोगे। तो हमने कहा सर जी 80%, 90%, चिल्ला रहे थे सभी लोग। हमने कहा बहुत सही, टीचर साहब ने कहा बहुत सही, बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम फेल हो गए होते तब तो तुम कहते सर जी 80% योगदान है हमारे टीचर का हमारे फेल होने में, और जो सक्सेस हुआ है वो कह रहा 80% और तुम कह रहे हो 80% हमारा टीचर फेल होने में हमारा योगदान दे रहा है। देखो ये जगह बदलने से क्वालिटियां बदल जाती हैं और समय बदलने से हर एक चीज बदल जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब तक ले तुमको ब्रह्मा से हम तुमको पढ़वाएं, सरस्वती जी से तुम्हारी पुस्तक बनवाएं, ठीक है ना, और भी चीजें अगर तुम्हारे लिए करें, A1 नंबर की तुम्हारी बुक ला करके दे, कलम ला करके दे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे आगे अमृत भी रखा रहेगा ना, वो भी बेकार लगेगा। तो मोस्टली चीज ये है कि ये तुम्हारा जो 25% जो योगदान है, ये तुम्हारे 100% योगदान को क्या कर देता है, जोड़ देता है, और 75% तुम्हारी इफर्ट को और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, ठीक है ना। और कुछ और नहीं कहना चाह रहे हैं जो हमने कहा। अगर आप लोगों की लाइफ चेंजिंग बातें लग रही हैं तो आप उस चीज को रख सकते हैं, और नहीं चेंजिंग लग रही हैं तो रोज की तरह सुबह उठिए, नया साल है, नए साल में घूमिए, खाइए। अगर पढ़ाई पे अगर वही चीज फोकस करेंगे आप लोग तो आप लोगों को बेटर होगा। बस हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समय और एक पल है जो जिसकी जिंदगी बदल सकती है। और मोस्टली अगर बात है, ज्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं, अगला लेक्चर भी लाना है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग, ठीक है, एंड सो ऑन।